शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैथ की वर्कशीट। इसके अंदर हमने कई टॉपिक लिए। अक्सर देखा जाता है कि जब हम एक टॉपिक करते हैं और उसके बाद जब दूसरा टॉपिक करते हैं, फिर तीसरा टॉपिक करते हैं, तो जो पहला टॉपिक होता है वो दिमाग से स्लिप हो जाता है। इसलिए हमने एक साथ ही कई टॉपिक रिवीजन के लिए लिए ताकि सभी के ऊपर जो हमारी पकड़ है वो बनी रहे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि किस प्रकार के जो सवाल है वो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं और उनको हमें किस प्रकार हल करना होता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्रश्न नंबर 1, प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक है। जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें हमें दिया है कि प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं के। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं होती कौन सी है, किसको हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। तो 1 से आगे जितनी भी हमारी अनंत तक संख्याएं हैं वो सारी की सारी प्राकृत या नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो 1 से आगे अनंत तक तो हमें कितने, प्रथम 9, तो 1 से हमें 9 तक जो संख्याएं हैं उनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। ये 1 से 9 तक की जितने भी प्राकृत संख्या हैं उनका सबका हमें गुणनफल ज्ञात करना है और गुणनफल ज्ञात करके हमें इकाई का अंक बताना है कि उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, जहाँ पर किसी भी संख्याओं को हम अगर गुणा करते हैं उसमें अगर 5 और 2 है तो उनकी कितनी भी लंबी गुणा क्यों ना कर लिया जाए, इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। करके देखते हैं। 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को 4 से 24 और 24 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 120। अब आगे कितनी भी हम इनकी गुणा करते रहेंगे इकाई का अंक हमारा क्या रहेगा 0 रहेगा। तो जब प्राकृत संख्याएं हैं यहाँ पे 9 दिए, 9 की जगह 19, 29, 100, 200 कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। अगर यहाँ पे हमें ये दे दे कि 49 प्राकृत संख्याओं का, तो हम वैसे ही घबरा जाएंगे कि 49 तक हम इतनी लंबी गुणा कैसे करेंगे। परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि जिसमें 2 और 5 हो या 10 हो, उनकी कितनी भी बड़ी गुणनफल क्यों ना हो उसमें इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल को 3476 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। अब हमें प्रथम 15 पूर्ण संख्याएं दी है उनका हमें गुणनफल करना है और जो गुणनफल आएगा उसको फिर हमें 3476 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, पीछे जो हमने प्रश्न नंबर 1 में किया वो था हमारा प्राकृत संख्याएं और यहाँ पर दे रखी है पूर्ण संख्याएं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है। तो 0 से अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो 0 से 19 तक हमें आपस में गुणा करनी है और फिर जो गुणा आएगी उसको हमें 3476 से गुणा करना है। तो उसकी गुणा क्या आएगी, उसका आंसर इससे गुणा करने पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए शुरू में क्या है 0, तो 0 को हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर कितना आएगा, इनका आंसर क्या होगा 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना होगा 0 होगा और 0 को 3476 से हम गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा, इसका आंसर भी क्या होगा 0। तो प्रश्न नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी 0। प्रश्न नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 37, 58 और 86 को भाग दें तो हर अवस्था में 2 शेष बचे। तो सबसे पहले बात हमें क्या नोट करनी है, जब भी हमसे ये पूछे कि बड़ी से बड़ी, तो उसमें मोस्टली हमें महत्तम समवावर्तक निकालना होता है। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे
तो लगभग में महत्तम निकालना होता है। बाकी ये भी हो सकता है कि बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या है बताओ, तो उसमें महत्तम नहीं होगा। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 37, 58 और 86 को भाग दें तो हर अवस्था में 2 शेष बचे। तो सबसे पहले जो शेष है वो इसमें से हम माइनस कर देंगे। 37 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा 35। 58 में से 2 माइनस करेंगे 56। 86 में से 2 माइनस करेंगे 84। तो ये हमारी एक्चुअल संख्या है जिसका हमें महत्तम निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का महत्तम निकालते हैं, बड़ी संख्या को अंदर और छोटी को बाहर। तो किस पर जाएगा, 1 पर 35। अब हम माइनस करेंगे, 6 में से 5 1 और 5 में से 3 घटाएंगे 2। तो इस प्रकार आपको महत्तम निकालना भी आ जाएगा। अब जो बाहर जिससे पहले हमने भाग की थी वो अंदर आ जाएगी। अब 1 पर और माइनस करेंगे 4 1। अब जो बाहर संख्या है वो अंदर आ जाएगी। 1 पर 7। अब जो बाहर है वो संख्या अंदर। तो ये क्रम हम तब तक करेंगे जब तक नीचे हमारे 0 जो शेष है वो शून्य ना बचे। तो इसमें अब यहाँ पर कोई शेष नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो महत्तम है वो क्या आया 7। अब इन 2 संख्याओं का था, अब 7 को इससे भाग करेंगे। 84 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो इसमें भी कोई शेष नहीं है, तो हमारा जो महत्तम है वो क्या होगा 7। अब इन संख्याओं को 37, 58 और 86 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो हर अवस्था में 2 शेष बचेगा। आप चेक करके देख सकते हैं। 37 को अगर हम 7 से भाग करें तो देखिए 2 शेष बचा। इसी प्रकार अगर हम 86 को 7 से भाग करेंगे तो भी 2 शेष बचेगा। तो वो संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी वो संख्या होगी 7। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संख्या पैटर्न की अगली पंक्ति है। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न दिया हुआ है हमें, यहाँ पर 23, 43, 63 इसी प्रकार आगे, और यहाँ पर नीचे हमें डैश दिए। तो यहाँ पर 3 संख्याएं क्या होगी। तो सबसे पहले हम इनमें आपस में संबंध देखते हैं। पहले यहाँ देखते हैं 23 और 37 में कितना डिफरेंस है, 14 का। 37 और 51 में 14 का। तो यहाँ से यहाँ पर भी कितना होगा 14 का। तो 51 में अगर हम 14 जोड़ेंगे कितना आएगा 65। अब इनमें इधर देखिए क्या डिफरेंस है, 23 और 43 में कितना डिफरेंस है 20। 43 और 63 में 20। तो इनमें 20 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ भी 20। तो यहाँ पर भी हम 20 करेंगे तो 65 से में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 85। और 85 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 105। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 65, 85, 105। तो देखिए ऑप्शन बी 65, 85, 105। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी 65, 85, 105। प्रश्न नंबर 5, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए पीछे हमने एक सवाल किया था, उसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी, इसमें क्या पूछी है छोटी से छोटी। तो बड़ी से बड़ी संख्या में हमें महत्तम समापवर्तक निकालना होता है, और जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो लगभग उसमें हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है। तो सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं का हम लघुत्तम निकालते हैं। 2, 3, 8 और 10, इसका हम लघुत्तम निकालते हैं। तो सबसे पहले 2, फिर 2 पर देखते हैं, फिर 2 से तब तक करेंगे जब तक नीचे सभी 1 ना आ जाए। अब 3 पर और अब 5 पर। तो देखिए नीचे हमारे सभी 1 आ गए। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजा 120। तो इनका लघुत्तम क्या आया 120। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है
2, 3, 8 से पूर्णतः विभाजित होती है वो होती है 120, परंतु यहाँ पर 120 है वो 3 अंकों की संख्या है। हमें क्या पूछा है? 4 अंकों की। तो 4 अंकों की संख्या, इसको हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो 4 अंकों की आएगी, या फिर जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है उसको हम 120 से भाग कर देंगे। तो किस पर जाएगा ये? 12, ये 120 है तो एक बार हम 120 की जगह 12 देख लेते हैं। 12 8 96, तो यहाँ पर 8 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 960। परंतु ये भी क्या है? 3 अंकों की है, हमें 4 अंकों की चाहिए तो इसको हम 9 से गुणा करेंगे। तो 9 से गुणा करेंगे तो 12 निम्मा कितना होता है? 108, यानी कि 120 को 9 से गुणा करेंगे तो 1080। तो ये हमारी छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या होगी जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर वो 3 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा? 120। 4 अंकों की तो 120 को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो संख्या है वो कितनी आएगी? 1080। कितनी आएगी? 1080। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 4130 रुपये हो जाएगी? यहाँ पर भी आएगा साधारण ब्याज पर 4130 रुपये हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 3500 रुपये क्या है? वो मूल राशि है। ये हमें ब्याज दी, ये दर दी हुई है ब्याज की 6% वार्षिक, कितने वर्षों में, इसका मतलब हमें समय निकालना है। और ये क्या दिया है? ये हमारा दिया है मिश्र दर। तो सबसे पहले हमें मूलधन निकालने का सूत्र देखना है, ब्याज निकालना है, सॉरी। सबसे पहले हम ब्याज निकालने का सूत्र लिखते हैं। तो क्या होगा? मूलधन गुणा दर प्रतिशत गुणा समय, और ये दर प्रतिशत है इसलिए नीचे क्या आएगा? 100, और बराबर में क्या होगा? ब्याज। अब यहीं से हमसे समय पूछे या दर पूछे या मूलधन पूछे, इसी सूत्र से आ जाएगा। तो समय निकालना है तो समय को हम इधर छोड़ देंगे, इधर क्या है? ब्याज, इधर 100 क्या कर रहा है? भाग कर रहा है, तो इधर जाएगा तब क्या करेगा? गुणा। और जो मूलधन और दर है ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? इधर गुणा कर रहे हैं, तो इधर आगे भाग करेंगे, मूलधन गुणा दर। तो ये हमारा समय निकालने का सूत्र है। अब देखिए हमारे पास मूलधन है, दर है, 100 अपने आप आ जाएगा। तो ब्याज, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्याज कितना है। तो मिश्र धन में से अगर हम मूलधन माइनस कर देते हैं तो ब्याज आ जाएगा। ये हमारा मिश्र धन है, इसमें से हम मूलधन माइनस करते हैं, कितना आएगा? 630, जो ये ब्याज। अब इसमें रख देंगे, ये जो हमारा सूत्र बनता है, तो 630 गुणा में 100 भाग में मूलधन और गुणा में दर। अब इसको काटते हैं, 2 0 से 2 0। अब 6 पर 6 कम 6 और 6 पंजे 30। अब ये 35 पे कटेगा, 35 दिए 105। तो जो समय है वो हमारा क्या आया? 3 वर्ष। हमारा प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, 3 वर्ष। तो इसी सूत्र की सहायता से आप दर भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं, और समय हमने निकाला है। प्रश्न नंबर 7, आयताकार खेत जिसकी 100 मीटर 80 मीटर है, यानी कि विमाएं या भुजाएं, जिसकी विमाएं या भुजाएं 100 मीटर और 80 मीटर है, उसके चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयताकार खेत होता कैसा है। आयताकार, ये आकृति, आयत के आकृति का जो खेत है वो आयताकार होता है। इसकी विमाएं यानी कि भुजाएं कितनी हैं? 100 और 80, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 100 होगी और चौड़ाई है वो 80 मीटर है। उसके चारों ओर,
अब चारों ओर का मतलब इसका हमें परिमाप निकालना है, तो ये भुजा भी 100 और ये भी 80। आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयताकार में, तो ये 100 है तो ये भी 100, ये 80 है तो ये भी 80। इसके चारों ओर हमें 3 बार तार लगाना है। तो कितना तार लगेगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक चक्कर में कितना तार लगेगा, उसको हम 3 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हमें इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप कैसे निकलता है? परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ये आयत का या आयताकार भाग का परिमाप निकालने का सूत्र है। अब 2 गुणा लंबाई कितनी है 100 जमा चौड़ाई 80, तो 2 गुणा 180। इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 360। अब इसमें कितने चक्कर लगाने हैं? 3 चक्कर। तो एक चक्कर में 360, तो 2 चक्कर में और फिर 3 चक्कर में, इसको हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा। और ये किस में दिया है? मीटर में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर। ये हमारी इकाई है वो मीटर में दी हुई है। तो 3 चक्कर में कितना लगेगा? 1080 मीटर। तो यहाँ पर 180 मीटर गलत है, 1080 मीटर ये हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा? 1080 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9, 13, 17, 21, 25 में अगली 2 संख्याएं होगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि यहाँ पर 2 संख्याएं कौन सी होगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ भरा जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।